स्वागत है आप सभी लोगों का आज की हमारी इस क्लास में। हम लोगों ने एक नई सीरीज शुरू करी है जिसका नाम है इन्वायरमेंट और फिलहाल हम लोग इसके बेसिक्स की चर्चा कर रहे हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताया और आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा ओजोन लेयर डेप्लीशिएशन के बारे में। ओजोन परत क्षरण है क्या, इसके बारे में आप लोगों ने सुना जरूर होगा। ओजोन लेयर के बारे में आप बचपन से जानते भी होंगे, लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है और ओजोन लेयर को लेकर के क्या प्रॉब्लम्स हैं, बस इन्हीं को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना वीडियो लेक्चर। जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपको एक प्रोजेक्ट के माध्यम से सिखाया था, तो उसी तरीके से आज भी हम लोग एक प्रोजेक्ट के माध्यम से सीखेंगे। यहाँ पर यह है हमारा प्लैनेट अर्थ और पृथ्वी में जिस तरीके से वायुमंडलीय परतें होती हैं, जब आप नीचे से ऊपर के क्रम में जाएंगे तो आपको बहुत सारी एटमॉस्फेरिक लेयर्स मिलती हैं और इन एटमॉस्फेरिक लेयर्स में आपको सबसे पहले मिलती है ट्रोपोस्फियर और ट्रोपोस्फियर के बाद मिलती है स्ट्रेटोस्फियर। तो जहां पर स्ट्रेटोस्फियर होता है उसी स्ट्रेटोस्फियर के अंदर करीब 20 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक लेयर पाई जाती है जिसको हम लोग ओजोन लेयर कहते हैं। हालांकि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो एक ब्लैंकेट के जैसा है, पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल की एक चादर है, लेकिन यहाँ पर उसको हम लोग एक ब्लैंकेट की तरीके से नहीं, एक मॉडल की तरीके से सीख रहे हैं। तो सबसे पहले आपने क्या जाना कि ओजोन लेयर होती कहाँ पर है, तो ये स्ट्रेटोस्फियर में होती है और इसकी जो मैक्सिमम डेंसिटी है वो 20 से 30 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है और ओजोन का फॉर्मूला है O3। हालांकि ओजोन लेयर एक विषैली गैस है, अगर इसको किसी तरीके से खींच करके नीचे ले आ जाए, इस लेयर को खींच करके अगर हम लोग पृथ्वी पर ले आए तो ये जो मानव सभ्यता है ये खत्म हो सकती है। आप सभी इसको जैसे ही इनहेल करेंगे डेथ हो जाएगी। ये विषैली गैस है। तो फिर ये विषैली गैस एटमॉस्फेयर में क्या कर रही है, तो यहां पर आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना चाहिए जो मैं आपको बार बार बताता रहता हूं। एंड द कॉन्सेप्ट इज कि नेचर ने अगर कोई भी चीज आपको दी है तो इट इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ यू, वो आपकी बेहतरी के लिए दी है। कुदरत ने अगर आपको कुछ भी दिया है तो वो अच्छे के लिए दिया है। वो बुरा कब हो जाता है, जब उसकी या तो अधिकता हो जाए, जब उसकी या तो कमी हो जाए। तो इसी तरीके से ओजोन लेयर है तो एक विषैली गैस की लेयर, लेकिन ये हमारे लिए अच्छी है। अब क्यों अच्छी है, तो इसको समझने के लिए ये सन है और सन से कई प्रकार का रेडिएशन पृथ्वी पर आता है। सूर्य से आने वाला ये जो रेडिएशन है ये शॉर्ट वेवलेंथ का होता है और इसी शॉर्ट वेवलेंथ के रेडिएशन में कई सारी अल्ट्रावायलेट रेज भी होती हैं। आप देख रहे हैं वैसे तो बहुत सारी रेज होती हैं, लेकिन उनमें से जो कुछ हानिकारक हैं हमारे आपके लिए वो है अल्ट्रावायलेट। तो ओजोन लेयर का जो मुख्य काम है वो है इन अल्ट्रावायलेट रेज को रोक देना। अगर सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज इस ओजोन लेयर के ऊपर पड़ी तो ओजोन लेयर एक छन्नी की तरीके से बिहेव करेगी और अल्ट्रावायलेट रेज को छान देगी और जो नीट एंड क्लीन एनर्जी है वो नीचे आ जाएगी, जिससे हम लोग लाभान्वित होंगे। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस हो गया। अच्छा, ये जो ओजोन लेयर है ये अगर लगातार अल्ट्रावायलेट रेज को कंज्यूम करती है तो क्या इसको कोई खतरा नहीं होता होगा? होता है, बिल्कुल ये खतरा होता है। जब सन की अल्ट्रावायलेट रेज इसके ऊपर पड़ती हैं तो उसके प्रभाव से ओजोन लेयर की जो O3 गैस है ये O और O2 में टूट जाती है, यानी कि ऑक्सीजन का सिंगल मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन में टूट जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है। और ये घटना कब होती है? ये घटना दिन के समय होती है, जब सूरज की रोशनी ओजोन लेयर के ऊपर पड़ रही होती है। तो इससे तात्पर्य ये है कि ओजोन लेयर का मेल्ट होना, ओजोन लेयर का डेप्लीशिएट होना, ओजोन लेयर का पतला होना, ओजोन लेयर का थिन होना, ये एक नेचुरल प्रोसेस है और इस नेचुरल प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है सन। जब भी अल्ट्रावायलेट रेज इसके ऊपर पड़ेंगी तो वो O3 को O और O2 में ब्रेक डाउन कर देंगी
लेकिन ये परिघटना केवल दिन में होगी। जैसे ही रात होगी, रात का समय आएगा, रात को फिर से ये दोनों मॉलिक्यूल्स जुड़ जाएंगे और ये ओजोन लेयर फिर से अपने पहले के आकार में आ जाएगी। तो ये हो गया एक नेचुरल प्रोसेस। इसी नेचुरल प्रोसेस में कल हम लोगों ने जो ग्लोबल वार्मिंग को डिस्कस किया था, उसमें हम लोगों ने ग्रीन हाउस इफेक्ट को भी पढ़ा था। उसमें क्या होता है कि जब ये शॉर्ट वेवलेंथ रेडिएशन पृथ्वी पर आता है तो इसका काफी सारा पार्ट तो वनस्पतियों के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है फोटोसिंथेसिस के लिए, लेकिन जो बच जाता है वो हाई वेवलेंथ में रिफ्लेक्ट होता है और रिफ्लेक्ट होकर के वो कार्बन डाइऑक्साइड की जो लेयर है उसको पार नहीं कर पाता और अर्थ का टेम्परेचर लगातार इंक्रीज होता रहता है, जिसे हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो अगर इन दोनों घटनाओं को आपस में क्लब कर दिया जाए, यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट को और ग्लोबल वार्मिंग को अगर आपस में क्लब कर दिया जाए, तो ये इंसिडेंट कैसे इंसिडेंट हुए? ये तो नेचुरल इंसिडेंट हुए। अब इन नेचुरल इंसिडेंट्स में हम ह्यूमंस ने हस्तक्षेप कर दिया, हम लोगों ने इंटरफेयर कर दिया, और हमारा इंटरफेरेंस यहां पर गया कुछ इस तरीके से। जैसे हमारे घरों में रेफ्रिजरेटर यूज होता है और आजकल आप देखते हैं कि डीप फ्रीजर भी यूज होता है। तो चाहे रेफ्रिजरेटर हो चाहे डीप फ्रीजर हो, इसके अंदर जो शीतलक के रूप में कूलिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए जिन गैसेस का यूज होता है उन्हें हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर द ग्रुप ऑफ क्लोरीन, फ्लोरीन एंड कार्बन। तो तीन गैसों का ये मिश्रण होता है जिसमें क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन गैसेस होती हैं। इस ग्रुप को हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। इसका यूज कहां पे किया जाता है? हर उस जगह जहां पर शीतलन की आवश्यकता है, हर उस जगह जहां पर कूलिंग की आवश्यकता है। तो कहां पर कूलिंग हो रही है? रेफ्रिजरेटर में हो रही है, इसी गैस की सहायता से हो रही है। एयर कंडीशंस में हो रही है, इसी गैस की सहायता से हो रही है। हेयर डाई अगर आप लगाते हैं तो आपको ठंडा फील होता है। कलर किसी भी रूप में आप लगाते हैं तो आपको एक मेंथॉल फ्लेवर कह के जो कलर दिए जाते हैं वो एक्चुअल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। इसी तरीके से डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्मेटिक्स में भी इस गैस का यूज होता है, चाहे लिपस्टिक हो, चाहे फाउंडेशन हो या और कोई भी कॉस्मेटिक हो, उसमें भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस का यूज किया जाता है। स्प्रे में डीओ और परफ्यूम्स आ गए, जब लगाते हैं तो आपको ठंडक का एहसास होता है, उसमें भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। इसी तरीके से अन्य कूलिंग मटेरियल्स जो हैं, शीतलन के जो पदार्थ हैं, उनमें भी क्लोरोफ्लोरो गैस का प्रोडक्शन होता है। अब ये सारी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हम ह्यूमंस के द्वारा प्रोड्यूस की जा रही है, ये इस पृथ्वी से लगातार ऊपर की तरफ जा रही है, इवेपोरेट हो रही है, और इवेपोरेट होकर के ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऊपर क्या करती है? एक रिएक्शन करती है। और उस रिएक्शन में होता यह है कि जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऊपर जाएगी तो आप जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में ऊपर जाने पर टेम्परेचर लगातार कम होता जाएगा। एक समय ऐसा भी आएगा जब ऊपर एटमॉस्फेयर में -80 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा। तो जहां पर तापमान -80 डिग्री पर हो गया, वहां पर ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन ब्रेकडाउन हो जाएगी, टूट जाएगी, और इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन से निकलने वाली क्लोरीन गैस ओजोन लेयर से रिएक्ट करेगी। क्लोरीन और ओजोन में रिएक्शन के फलस्वरूप क्लोरीन ऑक्साइड अलग हो जाएगी और ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी। अर्थात जैसे ही क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऊपर एटमॉस्फेयर में पहुंची, ओजोन लेयर के संपर्क में आई, तो यहाँ पर एक रिएक्शन हुई और इस रिएक्शन के फलस्वरूप जो क्लोरीन गैस है, इसने ओजोन को ब्रेक डाउन कर दिया, ओजोन का एक मॉलिक्यूल अपने साथ ले लिया और ऑक्सीजन को रिलीज कर दिया। तो इस रिएक्शन से आप क्या समझ गए कि ओजोन गैस जो है वो ब्रेक डाउन होने लगी, और ओजोन गैस के ब्रेक डाउन हो जाने का मतलब है ओजोन लेयर का लगातार पतले होता चला जाना, लगातार थिन होता चला जाना। कल्पना कीजिए कि ये ओजोन लेयर अगर थिन हो जाए तो क्या होगा, या इसमें कहीं पर होल हो जाए तो क्या होगा।
अगर ओजोन लेयर डेप्रिशिएट करती है तो सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज, जिन्हें पहले ये रोक लिया करती थी, अब नहीं रोक पाएगी और ये अल्ट्रावायलेट रेज डायरेक्टली अर्थ पर आ जाएंगी, पृथ्वी पर आ जाएंगी और हम ह्यूमंस के ऊपर पड़ेंगी। इससे होगा क्या? इससे होगा स्किन कैंसर। किसको होगा? जो लोग गोरी चमड़ी वाले हैं, सफेद रंग के लोग हैं, यानी कि या तो नॉर्थ पोल के रीजन्स में रहते हैं या साउथ पोल के रीजन्स में रहते हैं। साउथ पोल को या साउदर्न हेमिस्फीयर को हमेशा ही वाटर हेमिस्फीयर कहा जाता है, वहां पे कोई कॉन्टिनेंट नहीं है। इसलिए अल्ट्रावायलेट रेज से जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती हैं वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लोगों को होती हैं। फॉर एग्जाम्पल कनाडा के लोगों को होती है, यूएसए के लोगों को होती है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड के लोगों को होती है, रशिया के लोगों को होती है। जो सफेद रंग की स्किन वाले लोग हैं उनको अल्ट्रावायलेट रेज जब प्राइमरी लेवल पे नुकसान पहुंचाती है तो त्वचा में चकत्ते पड़ने लगते हैं। अगर समय पे इसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो फिर ये स्किन कैंसर बन जाता है। साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रोडक्शन हो या कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेस प्रोडक्शन हो, ये ग्लोबल वार्मिंग का भी कारण बनता है। तो इसलिए ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट के सम्मिलित प्रभाव से, ज्वाइंट इफेक्ट से आप ग्लेशियर भी मेल्ट करवा रहे हैं। तो अगर पोलर रीजन के व्यक्तियों की मौत स्किन कैंसर से हो रही है तो जो इक्वेटोरियल रीजन के लोग हैं या ट्रॉपिकल रीजन के लोग हैं, इनकी मौत पानी में डूबने से हो रही है। दोनों को ही सिमिलर प्रॉब्लम है और इस सिमिलर प्रॉब्लम से बचने के लिए कुछ कदम भी उठाए जाने चाहिए। अगर सामान्य कदमों की बात करी जाए तो हमें ऐसी किसी भी चीज का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन पैदा होती हो। लेकिन जरा इस लिस्ट को देखिए, क्या इस लिस्ट के यूज को आप बंद कर सकते हैं? रेफ्रिजरेटर के यूज को बंद कर सकते हैं या एयर कंडीशन के यूज को बंद कर सकते हैं? कॉस्मेटिक्स लगाना छोड़ देंगे या डीओ परफ्यूम लगाना छोड़ देंगे? ऐसा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। उपयोग को कम कर सकते हैं, सीमित उपयोग कर सकते हैं या इसका कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढ सकते हैं, कोई वैकल्पिक साधन ढूंढ सकते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो वैकल्पिक रूप है वो है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और आजकल के समय में क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को घटाया गया है। किसी किसी कंट्री में तो कानून बना करके इसको रोक दिया गया है और इसकी जगह पर अब ऑल्टरनेटिव सोर्स के रूप में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स आ रहे हैं। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स भी नुकसानदायक हैं लेकिन इससे कम। अब ओजोन लेयर में किस तरीके से होल हो रहा है, ओजोन लेयर किस तरीके से पतली होती जा रही है और इसका मेन यूज क्या होता है, ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन ओजोन लेयर के अंदर ये होल है कहां? तो ये होल है अंटार्कटिक पर, अंटार्कटिक के ऊपर है। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी, लेकिन एटमॉस्फेयर में जो सबसे बड़ा होल है वो अंटार्कटिक के ऊपर है। कितना बड़ा? करीब 26 लाख स्क्वायर किलोमीटर बड़ा छेद है। ये बहुत बड़ा छेद है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते कितना बड़ा है। तो यहां से लगातार अल्ट्रावायलेट रेज आती होंगी लेकिन वहां पर कोई रहता नहीं है अभी, तो इसलिए वहां पे तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बहुत सारे नुकसान हैं। आपके मन में एक सवाल भी आ रहा होगा कि दुनिया की जो मैक्सिमम आबादी है वो तो ट्रॉपिकल रीजन में रहती है, तो ये छेद अंटार्कटिक पे क्यों हुआ? तो इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा क्लाइमेटोलॉजी को समझना पड़ेगा। जो बच्चे ऑफलाइन क्लासेस में मुझसे क्लाइमेटोलॉजी पढ़ चुके हैं उन्हें यह बात अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी और अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो आपको एक रफ आइडिया हो जाएगा। ये जो अर्थ है, इस अर्थ पे कुछ प्रेशर बेल्ट्स हैं, जैसे कि इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है, जैसे कि ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, जैसे कि सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है। जो सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है वो 60-65 डिग्री के बीच में पाई जाती है, चाहे वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो चाहे वो साउदर्न हेमिस्फीयर हो। और 60-65 डिग्री एक ऐसी जगह है जहां पर पोल से आने वाली पोलर विंड्स और ट्रॉपिकल एरिया से जाने वाली वेस्टर्लीज आपस में आकर के मिलती हैं और यहां से होता है इवेपोरेशन। थर्मल कारणों से भी हो सकता है या डायनेमिक कारणों से भी हो सकता है।
60-65 डिग्री पर डायनेमिक रीजंस के चलते इवेपोरेशन होता है और यहाँ पे तेजी से हवाएं ऊपर उठती हैं। और जब ये हवाएं तेजी से ऊपर उठती हैं तो इनमें शामिल क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस भी तेजी से उठती हैं और ये ऊपर जाकर के होल करती हैं। अगर आप वर्ल्ड के मैप को ध्यान से देखें तो अलास्का में, कनाडा में, आइसलैंड में और रशिया में इसी बेल्ट के ऊपर वॉल्केनोज भी हैं। तो यहां से लगातार वॉल्केनिक इरप्शन होता है, वॉल्केनिक डस्ट भी ऊपर जाकर के क्लोरोफ्लोरोकार्बन के साथ मिल करके और वॉल्केनो के अंदर की ऑर्गन और मेथेन आपस में मिल करके भी ओजोन लेयर को डेप्लीशिएट करने का काम करती हैं। तो ये इसका रीजन है कि क्यों ये 60-65 डिग्री पर सबसे कम इसकी डेंसिटी पाई जाती है। हुआ कुछ यूं कि 1985 में एक सैटेलाइट था जिसका नाम था निम्बस 7। इसने पहली बार इस होल को तलाशा और तब जाकर के दुनिया को पता चला कि हमारे सामने ओजोन लेयर की एक प्रॉब्लम आ रही है। हालांकि दुनिया ने बहुत तेजी से एक्शन लिया और इसी एक्शन के चलते ठीक 2 साल बाद 1987 में पहली मीटिंग करवा ली गई और ये मीटिंग करवाई गई मॉन्ट्रियल में। मॉन्ट्रियल कहां पर है? यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पर एक नदी बहती है, सेंट लॉरेंस। उस नदी के अंदर एक खूबसूरत सा आइलैंड है जिसका नाम है मॉन्ट्रियल। वहां पर यह मीटिंग हुई और इस मीटिंग को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा गया। जब भी किसी मीटिंग में प्रोटोकॉल वर्ड जुड़ जाए तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि यहां पर जो भी डिसीजन लिया गया होगा या लिया जाएगा वो एक टाइम लिमिट के अंदर पूरा करना है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल काफी पॉजिटिव रही और यहां पर वार्निंग 2030 रिलीज करी गई, चेतावनी 2030 रिलीज करी गई और सभी राष्ट्रों ने एक दूसरे से वादा किया कि जब सन 2030 आएगा तब हम ओजोन लेयर को इतना रिपेयर कर चुके होंगे कि हम उसे 1980 की स्थिति में पहुंचा देंगे। 1985 में पहली बार देखा गया उसका होल और इससे भी 5 साल पहले जब ओजोन लेयर काफी अच्छी थी, काफी थिक थी, तो उस कंडीशन में 2030 तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। और दूसरा वादा एक दूसरे से किया गया कि हर 5 साल बाद हम लोग एक दूसरे के साथ मिलेंगे, बैठेंगे और फिर से ओजोन लेयर के ऊपर चर्चा करेंगे कि किस तरीके से ओजोन लेयर का संरक्षण करना चाहिए, इसके डेप्लीशिएशन को रोकना चाहिए। तो ठीक 5 साल बाद 1992 में अगली मीटिंग होती है जिसको अर्थ समिट कहा जाता है। अब ये अर्थ समिट रियो द जेनेरियो ब्राजील में हुई। तो आपने देखा कि एक बार नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एक बार साउदर्न हेमिस्फीयर। फिर 5 साल बाद 1997 में ये मीटिंग जापान में हुई जिसे क्योटो प्रोटोकॉल कहा जाता है। फिर से देखिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पहुंच गए। इसके 5 साल बाद फिर से 2002 में ये मीटिंग होती है जोहानिसबर्ग में, और जोहानिसबर्ग कहां पर है? साउथ अफ्रीका में। तो फिर से देखिए ये साउदर्न हेमिस्फीयर में पहुंच गए। इसके आगे भी 2007 में भी बैठक हुई, उसके बाद 2012 में भी बैठक हुई, 2017 में भी बैठकें हुई। लेकिन अभी मैं इन मीटिंग्स की चर्चा नहीं कर रहा हूं, तो एक रफ आइडिया बस आपको होना चाहिए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ओजोन लेयर कंजर्वेशन से रिलेटेड समिट्स कौन कौन सी हैं, तो आप ये जवाब देंगे। इन बैठकों को मैं स्पेसिफिक लेक्चर्स में कवर करूंगा, तब इसके बारे में आप जानिएगा। तो ये प्रयास ओजोन लेयर को बचाने के लिए किए गए। इस तरीके से हम लोगों ने अपने इस पूरे टॉपिक में देखा कि ओजोन लेयर की हमारे जीवन में उपयोगिता क्या है, लगातार ओजोन लेयर नष्ट क्यों हो रही है, उसके पीछे के रीजंस क्या हैं। नेचुरल रीजंस नहीं है, नेचुरल रीजन है तो नेचर उसको रिपेयर भी करती है। मैन मेड रीजंस हैं और ये मैन मेड रीजंस जो हैं ये उसको रिपेयर नहीं कर सकते हैं। रिपेयर करने की जिन कोशिशों की चर्चा हम लोगों ने करी वो कोशिशें भी यहाँ पर आपको नजर आ रही हैं। साथ ही साथ 2-3 यहाँ पर फैक्चुअल पॉइंट्स आपको और याद रखने चाहिए, जैसे 16 सितंबर 16 सितंबर ओजोन लेयर कंजर्वेशन डे या ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों? इस दिन हम लोग संकल्प लेते हैं कि ओजोन लेयर को बचाएंगे। कुछ और फैक्चुअल क्वेश्चंस में इसके आगे की मीटिंग्स भी आप तैयार कर सकते हैं, हालांकि मैं आपको पढ़ाऊंगा।
इसी तरीके से ये मॉडल भी आपको क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे फिर से मैं आपको सरल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं कि ओजोन लेयर का काम क्या है। ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, जो कि 20 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर मैक्सिमम डेंस है। इसका मेन काम क्या होता है? सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को रोक लेना और पृथ्वी तक ना आने देना। नीचे से हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रोड्यूस करते हैं, जिसके चलते ये ओजोन लेयर लगातार थिन होती चली जा रही है। इसके पीछे की रिएक्शन क्या है? तो ये रिएक्शन है। अब अगर ओजोन लेयर लगातार थिन होती चली गई, अंटार्कटिक के ऊपर बड़ा सा होल होता चला गया, तो हम लोगों को क्या प्रॉब्लम आएगी? हाइपरटेंशन, माइग्रेन, सनबर्न, इसके अलावा स्किन कैंसर, ये सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। ये प्रॉब्लम्स के पीछे रिस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या है? हम इंसान। हम इन सारी चीजों का यूज करते हैं जिससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन पैदा होती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के प्रोडक्शन को कम करने के लिए कोशिशें करी गई। पहली बार निम्बस 7 ने 1985 में बताया कि इसमें एक बड़ा होल हो चुका है, और इसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, अर्थ समिट, क्योटो प्रोटोकॉल एंड जोहानिसबर्ग कॉन्फ्रेंस इससे रिलेटेड है। तो इस तरीके से ओजोन लेयर की सारी कहानी समाप्त होती है। आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 बेसिक की चर्चा कर रहे थे। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, या मुझसे डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं, पर्सनल कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हैं। साथ ही साथ इन वीडियो लेक्चर्स को कैसे बेहतर बनाया जाए, इसके लिए यदि आपके पास कोई सुझाव है तो आप सुझाव भी दे सकते हैं। मैंने कभी आपसे कहा नहीं, लेकिन ये वीडियोस आपको कैसे लगते हैं? क्या इससे आपको कोई हेल्प मिलती है, कोई सहायता मिलती है? और क्या आपने कोई कंपटीशन इन वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से अभी तक क्रैक किया या दिया और अच्छा परफॉर्मेंस दिया? अगर इसके बारे में भी आप मुझे लिखेंगे, रिव्यू देंगे, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा आगे और बेहतर तरीके से इन लेक्चर्स को रिकॉर्ड करने में। जल्दी हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में मिलेंगे, जिसका टॉपिक होगा एयर पॉल्यूशन, और इस तरीके से बेसिक एनवायरनमेंट फिनिश हो जाएगा। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, और किसी भी प्रकार के डाउट के लिए कॉन्टेक्ट करिए। टिल देन, थैंक यू।